नमस्कार साथियों, मैं सुभाष लश्करी फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान पे गेट यूर एम नाउ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे व्यूअर्स कि हम लोग सीसीए रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं हमारे इस चैनल पे। तो हमारी अभी जो सीरीज चल रही है FRSR रूल पे, तो उसका पहला पार्ट आप सभी ने देखा, सराहा, आपके कमेंट्स भी आए उस पे। तो मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज FR और SR का दूसरा पार्ट आपके सामने MCQs के रूप में ला रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है और इसमें अगर कोई डाउट भी आता है, कहीं पे कोई समस्या आती है, तो आप ज़रूर मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी अगर समस्या है या कोई डाउट है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर दूँ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपके ही साथियों में शेयर कीजिए। अभी जैसे ही आप सभी को पता होगा, यूपीएससी के द्वारा प्रिंसिपल की पोस्ट भरने के लिए आ चुकी है, तो उसमें भी हमारे FRSR रूल पे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मिस्टर ए, a central government employee is drawing pay at 34,300 in level 4 from 1/7/2016. He was awarded a punishment by withholding of one increment falling due on 1/7/2017. मतलब उनको एक पनिशमेंट हुई थी और उनका एक इंक्रीमेंट विदहोल्ड कर दिया गया था फॉर 2 years, 2 साल के लिए, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट. द पनिशमेंट विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग हिज फ्यूचर इंक्रीमेंट्स. और उनके फ्यूचर के कोई भी इंक्रीमेंट को पोस्टपोन नहीं किया जाना था, तो उसकी पे फिक्स करनी है हमको. फिक्स हिज पे ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज पनिशमेंट. उनके पनिशमेंट पूरी हो जाने पे उनके पे को फिक्स करिए. तो अब पहले समझ लीजिए वो लेवल 4 में है, ठीक है, और उनकी सैलरी थी 34,300. तो अब उनको एक इंक्रीमेंट जो उनका रोका गया था वो, और साथ ही साथ 1 जुलाई से आप सभी को पता होगा हम साल में कोई भी एक वक्त, चाहे वो जनवरी हो चाहे जुलाई हो, इंक्रीमेंट ले सकते हैं. तो उनको कुल 2 इंक्रीमेंट यहाँ पे लागू होते हैं. तो उनका पे फिक्सेशन में सैलरी जाएगी. तो इसके ऑप्शन है हमारे 34,300, 38,600, सी है 35,300 और डी ऑप्शन है 37,500. तो इसका सही जवाब है FR पैरा 29 के हिसाब से उनकी सैलरी होगी ऑप्शन नंबर डी 37,500 1 जुलाई 2017 के बाद. हमारा अगला सवाल, एन LDC इन द पे लेवल 4 इज ड्रॉइंग अ पे ऑफ 28,700 from 1/7/2016. He was awarded a punishment of one increment falling due on 1/7/2017 for a period of 2 years with cumulative effect. The punishment will have effect the postponing his future increment. Fix his pay on completion of his punishment. इसी भी केस में सेम वैसा ही है, उनका पे हमको फिक्स करना है. वो लेवल 4 में थे और 1/7/16 को उनकी सैलरी, मतलब एक इंक्रीमेंट लगने के बाद 28,700 थी, एक इंक्रीमेंट रोका हुआ था. तो अब उनकी सैलरी कितनी होगी जब उनका इंक्रीमेंट जो है वो लागू कर दिया जाएगा, जो पोस्टपोन किया गया था, फेल किया गया था, रोका गया था. सो ऑप्शंस आर ए 30,500, ऑप्शन बी 32,300, ऑप्शन सी 29,600 एंड ऑप्शन डी 31,400. उनको एक इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा और उसके बाद उनकी सैलरी होगी ऑप्शन नंबर सी 29,600. 29,600 रुपये उनको सैलरी मिलेगी, एक इंक्रीमेंट एक साल के बाद लागू होने पे. हमारा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एनोमली फॉर स्टेपिंग अप ऑफ अ पे सीनियर ऑन ड्राइंग लेस पे देन इज जूनियर. अगर जूनियर, निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन सीनियर को जूनियर से भी कम पे लेने के लिए लागू नहीं होती? ऑप्शन ए, बोथ द जूनियर एंड सीनियर शुड बिलोंग टू द सेम कैडर. अगर जूनियर सीनियर एक ही कैडर के हैं तो. ऑप्शन नंबर बी, द स्केल्स ऑफ पे ऑफ द लोअर एंड हायर पोस्ट आर आइडेंटिकल. दोनों की पोस्ट अगर आइडेंटिकल है तो. ऑप्शन सी, जूनियर ऑफिसर वाज ड्रॉइंग मोर पे देन द सीनियर ऑफिसर बाय वर्च्यू ऑफ एनी एडवांस इंक्रीमेंट्स granted to him. And option number D, the anomaly should be directly as a result of application of FR 22C. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
junior officer was drawing more pay than the senior officer by virtue of any advance increment granted to him. अगर वो junior officer, अगर उसको कोई अलग से एक आधा इंक्रीमेंट मिला है, जैसे अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको, आपको पता होगा स्पोर्ट्स पर्सन को पूरे करियर में 3 इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। अगर उसने कोई नेशनल इंटरनेशनल में कामगिरी किया होगा, अच्छी कोई मेडल लाया होगा, तो उसको इंक्रीमेंट मिल सकता था। अगर उस वक्त वो जूनियर ऑफिसर को इंक्रीमेंट मिला होगा तो वो उस केस में सीनियर से ज्यादा पे ले सकता है। हमारा अगला सवाल, Which of the following periods will not be counted for the purpose of increment? निम्नलिखित में से कौन सा पीरियड इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए, ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी रहे वो इंक्रीमेंट के लिए लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइनिंग टाइम। ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मोर देन 6 मंथ। एंड ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन सर्विस। तो इसका सही जवाब है एक्सोल मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर एक आधे एम्प्लॉय ने 6 महीने से ज्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले रखी होगी तो उसको इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं किया जाता। ध्यान में रखना है। हमारा अगला सवाल, हु इज कॉम्पिटेंट टू इश्यू अ सर्टिफिकेट अंडर FR 26B in case of an official officiating in a higher post for the leave periods excluding extraordinary leave? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को एक्सक्लूड करते हुए अगर कोई व्यक्ति हायर पोस्ट के लिए है तो उसको सर्टिफिकेट इश्यू करने का अधिकार किसको है? ए, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, बी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डी, हेड ऑफ द ऑफिस। तो इसका सही जवाब है सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को उसकी जो भी सर्टिफिकेट है उसको इश्यू करने का अधिकार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को उनको दिया गया है। हमारा अगला सवाल, फ्रॉम व्हेन विल ऑल काइंड्स ऑफ लीव एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट काउंट फॉर इंक्रीमेंट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को छोड़ के बाकी सभी लीव को कब से इंक्रीमेंट के लिए लागू कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 22/1/1963, ऑप्शन नंबर बी 1/4/1976, ऑप्शन नंबर सी 1/4/1972, ऑप्शन नंबर डी 22/10/1963। तो इसका सही ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1963 से सभी तरह की लीव को, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वो भी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट वाली को छोड़ के सभी को इंक्रीमेंट के लिए काउंट किया जाता है। हमारा अगला सवाल, Which of the following does not qualify for grant of honorarium to a government servant? निम्नलिखित में से कौन सी बात गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑनरेरियम के लिए क्वालिफाई नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए, द वर्क शुड बी स्पेशल एंड ऑफ एन ओकेजनल और इंटरमिटेंट नेचर, मतलब अगर कोई स्पेशल काम है तो। ऑप्शन नंबर बी, अ टेम्पररी इंक्रीज इन वर्क, मतलब कोई खास समय के लिए उसको कोई काम बढ़ा दिया गया हो। ऑप्शन नंबर सी, द वर्क शुड बी ईदर लेबोरियस और ऑफ सच स्पेशल मेरिट, अगर वो काम थकाऊ है, पकाऊ है तो। एंड ऑप्शन नंबर डी, द वर्क शुड बी अंडरटेकन विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अ टेम्पररी इंक्रीज इन वर्क। अगर किसी का काम टेम्पररीली बढ़ा दिया जाता है तो उसको ऑनरेरियम दिया जा सकता है। हमारा अगला सवाल, a government servant was transferred from station A to station B, relieved on 28/6/2017 forenoon में, and joined duty in station B after availing 10 days joining time। आपको पता होगा ज्वाइनिंग टाइम 12 दिन मिलता है, उसने 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम अवेल करके 8/7 को ड्यूटी ज्वाइन की। जिनको भी पता नहीं होगा तो मेरा ज्वाइनिंग टाइम का वीडियो आप देख सकते हैं, चैट बॉक्स में उसकी लिंक शेयर रहेगी। तो उसने 8/7/2017 को ड्यूटी ज्वाइन की, तो उसका इंक्रीमेंट जो है, हिज इंक्रीमेंट वाज ड्यू ऑन 1/7/2017, 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट ड्यू था। तो व्हेन विल द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट बी एडमिसिबल, तो उसको इंक्रीमेंट का बेनिफिट कब मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 1/7/2017, ऑप्शन नंबर बी 1/8/2017, ऑप्शन नंबर सी 17/7/2017 एंड ऑप्शन नंबर डी 8/7/2017। तो इसका सही आंसर है 8/7/2017। क्यों?
आपको ये मालूम होगा कि इंक्रीमेंट वाले दिन अगर वह कर्मचारी छुट्टी पे रहता है, पर हाँ सीएल को छोड़ के अगर सीएल दी हुई है या ऑन ड्यूटी गया हुआ है तो उसी केस में उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई से लागू होगा, अन्यथा वो जिस दिन ऑफिस में आएगा उस दिन से उसका इंक्रीमेंट लागू होता है। पर अगर वो सीएल पे है या किसी कारणवश ऑफिस ड्यूटी पे गया है, उड़ी गया है, तो उस केस में उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई से लागू हो जाता है। हमारा अगला सवाल, व्हेन कैन एन एलडीसी बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन टू अ हायर पोस्ट? कोई भी एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क को हायर पोस्ट के प्रमोशन के लिए कब कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर 3 years. ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर पासिंग टाइपिंग टेस्ट और गेटिंग एग्जाम्शन. ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 5 years. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर पासिंग टाइपिंग टेस्ट और गेटिंग एग्जाम्शन। अगर वो टाइपिंग टेस्ट पास कर लेता है और एग्जाम्शन ले लेता है तो उसको हायर पोस्ट के लिए अलाउ किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल, हु इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट? एडवांस इंक्रीमेंट देने का अधिकार किसको है? ए, अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू क्रिएट अ पोस्ट परमानेंट और टेम्पररी, उन अथॉरिटी को जो टेम्पररी या परमानेंट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हेड ऑफ द ऑफिस. ऑप्शन नंबर सी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंस सेक्रेटरी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू क्रिएट अ पोस्ट परमानेंट और टेम्पररी। मतलब जो अथॉरिटी परमानेंट या टेम्पररी पोस्ट क्रिएट कर सकता है वो एडवांस इंक्रीमेंट दे सकता है। हमारा अगला सवाल, आइडेंटिफाई द केसेस फॉर विच पावर्स अंडर FR 27 आर नॉट टू बी इन्वोक्ड फॉर ग्रांट ऑफ प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट। FR 27 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी चीज में प्री मैच्योर इंक्रीमेंट नहीं दिया जा सकता, या अगर दिया गया हो तो उसको इवोक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ए, एज रिवार्ड फॉर मेरिटोरियस वर्क. ऑप्शन नंबर बी, in disregard of the advice given by the Ministry of Finance in any individual case for the fixation of pay. Option number C, in disregard of the normal rules governing fixation of pay except in case of hardship or where the circumstances are unusual. And option number D, all the above. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। निम्नलिखित में से सारी चीजों में FR 27 के अंतर्गत उसका इंक्रीमेंट इवोक नहीं किया जा सकता, आर नॉट बी इवोक्ड दिया है। मतलब अगर किसी को मेरिटोरियस वर्क के लिए रिवार्ड दिया होगा इंक्रीमेंट का, या कोई एडवाइस दिया गया होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, या किसी केस में उसने कोई बहुत अतुलनीय काम किया होगा, तो उस केस में अगर इंक्रीमेंट दिया है तो उसको रोका नहीं जा सकता, इन्वोक नहीं किया जा सकता। हमारा अगला सवाल, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑन क्वालिफाइंग स्पीड टेस्ट इन शॉर्ट हैंड at 100 or 120 word per minute treated for the purpose of fee fixation। मतलब अगर सबऑर्डिनेटेड है जिसने शॉर्ट हैंड की टेस्ट पास कर ली है 100 और 120 वर्ड पर मिनट वाली, तो फी फिक्सेशन में कौन से इसमें लागू होगा? ए, ट्रीटेड एज पे फॉर ऑल पर्पजेस. बी, ट्रीटेड एज अ सेपरेट एलिमेंट. सी, ट्रीटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. डी, ग्रांटेड सेपरेट एलिमेंट टिल चेंज टू द नेक्स्ट कैडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटेड एज पे फॉर ऑल पर्पजेस। उसको अगर इंक्रीमेंट मिलता है, पे फिक्सेशन अगले इसमें होता है, तो सभी पर्पजेस के लिए वो लागू होता है अगर उसने शॉर्ट हैंड पास कर ली होगी तो। हमारा अगला सवाल, हाउ मेनी एडिशनल इंक्रीमेंट्स क्वालिफिकेशन पे आर ग्रांटेड टू नर्सिंग स्टाफ possessing qualification like BSc honors nursing, BSc nursing, BSc nursing, post basic, post certificate and MSc nursing। निम्न उपरोक्त डिग्री अगर किसी नर्स के पास है तो उसको कितने एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं? ऑप्शन ए 2 इंक्रीमेंट्स, ऑप्शन बी 3 इंक्रीमेंट्स, ऑप्शन सी 4 इंक्रीमेंट्स एंड ऑप्शन डी 6 इंक्रीमेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 इंक्रीमेंट्स। अगर वो MSc नर्सिंग भी है और उसने बाकी भी कोर्स कर रखे हैं पोस्ट बेसिक वगैरह, तो उसको 2 इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। हमारा अगला सवाल, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग पे एट 46,200 in level 6 from 1/2/2017 was promoted to level 7 involving higher responsibilities
on 1/5/2017 fix his pay on 1/5/2017 in level 7। मतलब एक एम्प्लॉय है जो 1 फरवरी 2017 को जिसकी सैलरी 46,200 है और जो लेवल 6 में है और उसका प्रमोशन हुआ है अगले लेवल 7 में और वो हुआ है 1/5/2017 को, तो उसकी सैलरी फिक्स करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 49,000, ऑप्शन नंबर 2 47,600, ऑप्शन नंबर सी 46,200 एंड ऑप्शन नंबर डी 50,500। तो यहाँ पे इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 47,600। पर यहाँ पे थोड़ी सी एक बात समझ लीजिए, अगर वह एम्प्लॉय का प्रमोशन 1 मई को हुआ है और अगर वो अगले 2 महीने तक इंक्रीमेंट नहीं लेता तो उसको पहले लेवल 6 का इंक्रीमेंट जो है वो 1 जुलाई को मिलेगा। साथ ही साथ उसका जो प्रमोटेड लेवल 7 का है वो पोस्टिंग इंक्रीमेंट जो है वो भी उसको मिलेगा 1 जुलाई से। तब उसकी सैलरी हो जाती थी 49,000 रुपये, पर उसने एक पास से ही सैलरी इंक्रीमेंट ले लिया। इस केस में स्ट्रेट इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको। तो इस केस में उसको लेवल 6 से लेवल 7 का जो है ग्रेड पे सेम है, तो इसलिए उसको एक इंक्रीमेंट मिला के उसकी सैलरी होती है 47,600। ये प्रश्न का थोड़ा ध्यान रखना है। अगला सवाल, वेयर शुड द मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस प्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट बी केप्ट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एंट्री। मेडिकल सर्टिफिकेट जो व्यक्ति लगने के बाद लाता है वो कहाँ रखे जाते हैं नेसेसरी एंट्रीज के बाद? ए, इन सेफ कस्टडी अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड विद सर्विस, बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो सर्विस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी, सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी, अपार ऑफ द ऑफिशियल एंड ऑप्शन नंबर डी, सेपरेट गाइड बुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल। उसके सर्विस बुक में वो अटैच किया जाता है उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को भी। हमारा अगला सवाल, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन डेलीगेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स टू ऑथराइज द ड्राइवल ऑफ पे and allowances in relaxation of FR10 for a period not exceeding months in respect of fresh appointment to government servant without medical certificate of health। हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको जो पावर दी गई है, अगर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी वो उसको FR10 के अंतर्गत उसके पीरियड को अगर वो एक्सीडिंग भी हो चुका है तो उसको फ्रेश अपॉइंटमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसको पे दे सकते हैं, ड्रॉल ऑफ पे कर सकते हैं, अलाउंसेस भी दे सकते हैं। तो ये कितने महीनों के बाद हो सकता है, कितने महीनों की छुट्टियों में हो सकता है? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 मंथ्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, बिलो FR10 के अंतर्गत जो भी है उनको ये रिलैक्सेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं। हमारा अगला सवाल, when was the incentive scheme of advance increment for acquiring professional qualification visualization means AICA, ACWA been replaced by one time lump sum incentive? ये जो वन टाइम लम सम इंसेंटिव देने की जो स्कीम चालू हुई, उसके पहले वो AICCA, ICWA जो किया जाता था उसके बदले अभी वन लम सम इंक्रीमेंट इंसेंटिव दिया जाता है। ये कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए 1195 1995, ऑप्शन बी 31/1/1995 31 जनवरी 1995, ऑप्शन सी 1/1/1996, ऑप्शन डी 1/4/1996। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 31/1/1995 से लमसम इंसेंटिव देने की प्रथा शुरू हुई। हमारा अगला सवाल, द स्कीम ऑफ ग्रांटिंग एडवांस इंक्रीमेंट टू सीनियर ऑडिटर्स और सीनियर अकाउंटेंट इन IANED for qualifying the incentive examination was introduced from। सीनियर ऑडिटर को सीनियर अकाउंटेंट में कन्वर्ट करने की जो स्कीम लागू की गई थी इंसेंटिव की, वो कब से शुरू की गई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1991, ऑप्शन बी जनवरी 1992, ऑप्शन सी अप्रैल 1990, ऑप्शन डी जुलाई 1992। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1990 अप्रैल से सीनियर ऑडिटर को एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस अगर करता है तो उनके लिए एग्जाम लागू की गई थी
अप्रैल 1990 से। हमारा अगला सवाल, whose special orders are necessary for regulation of pay in case a government servant's promotion or appointment is found to be onerous? अगर किसी की अपॉइंटमेंट में कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो किसके स्पेशल ऑर्डर चाहिए? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ऑप्शन सी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑप्शन डी कंसर्न मिनिस्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही ऑर्डर उस केस में चाहिए। हमारा अगला सवाल, what are the elements to be taken into account for the purpose of assessment of license fee of a government residence? गवर्नमेंट रेसिडेंस में लाइसेंस फी देखते वक्त या फिक्स करते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखी जाती है? ए सैनिटरी फिटिंग्स, बी वाटर सप्लाई, सी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड फिटिंग्स एंड डी ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। अगर लाइसेंस फी फिक्स कर रहे हैं तो उसमें सैनिटरी फिटिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है, उसी के आधार पे लाइसेंस फी फिक्स होती है। हमारा अगला सवाल, अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग अ पोस्ट in the pay level 10 was formally appointed from 1/3/2017 to hold additional charge of another post in the same office in the same cadre as a temporary measure for 3 months। सिर्फ 3 महीनों के लिए टेम्पररी मेजर पे उसको दूसरे कैडर में भेजा गया है, सेम कैडर में और सेम पोस्ट पे भेजा गया है। व्हाट इज हिज एंटाइटलमेंट फॉर द पीरियड ऑफ हिज एडिशनल चार्ज? तो उसके एंटाइटलमेंट एडिशनल चार्ज के लिए क्या रहेंगे? ऑप्शन ए 25% ऑफ एडिशनल पे, ऑप्शन नंबर बी ऑनरेरियम ऑफ 1000 पर मंथ, ऑप्शन सी अ लमसम ऑफ 500 पर मंथ, ऑप्शन नंबर डी नो एडिशनल पे और रिम्यूनरेशन। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सेम कैडर है, सेम पोस्ट के लिए भेजा गया है, टेम्पररी बेसिक पे भेजा गया है, तो उस सूरत में उसको कोई एडिशनल पे नहीं मिलता। हमारा अगला सवाल, which fundamental rule imposes a restriction on a government servant whose duties involve carrying out scientific or technical research from applying for a patent or an invention made him? मतलब फंडामेंटल रूल कौन सा लागू होता है गवर्नमेंट सर्वेंट पे जो किसी चीज के पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है या इन्वेंशन उसने किए उसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए FR 48, ऑप्शन नंबर बी FR 48A, ऑप्शन नंबर सी FR 49 एंड ऑप्शन नंबर डी FR 50। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी FR 48A। हमारा अगला सवाल, whose concurrence is necessary for a government servant holding charge of another post for a period exceeding 3 months to obtain payment of the additional post? 3 महीने से ज्यादा अगर किसी दूसरे पोस्ट का वो चार्ज होल्ड करके रख रहा है तो उसको एडिशनल पोस्ट का पेमेंट लेने के लिए कौन फाइनल कर सकता है, किसकी मान्यता होना जरूरी है? ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड ऑप्शन डी कंसर्न मिनिस्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। उनकी मंजूरी लेना जरूरी है, अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को दूसरे डिपार्टमेंट का भी चार्ज दिया होगा तो उसको एडिशनल पेमेंट देने के लिए। हमारा अगला सवाल, an assistant chief account officer group A drawing pay of 73,200 in the pay level 10 is formally appointed to hold charge of chief account officer, a higher group A post for the period 1/3/2017 to 30/4/2017। मतलब 1/3/17 से 30/4/17 तक मतलब लगभग 3 महीने फिक्स हिज पे ऑन 1/3/2017 इन चीफ अकाउंट ऑफिसर कैडर। चीफ अकाउंट ऑफिसर कैडर में उसकी सैलरी फिक्स करिए, उसको 73,200 थी, ग्रुप लेवल पे सेम है, पर वो अकाउंट ऑफिसर से चीफ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर से चीफ अकाउंट ऑफिसर बना है 3 महीनों के लिए, तो उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 75,400, ऑप्शन नंबर बी 74,000, ऑप्शन नंबर सी 76,200 एंड ऑप्शन नंबर डी 78,500। तो यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट लागू होकर के हायर पोस्ट का उसकी सैलरी होगी 76,200 रुपीज। आज का आखिरी सवाल, एन
AAO was appointed to hold full additional charge of vacant post of another AAO for 2 months in the same office. 2 महीनों के लिए उसको दूसरे AAO का मतलब अकाउंट ऑफिसर का चार्ज दिया गया है. टू विच ऑफ द फॉलोइंग पे इज एलिजिबल फॉर द पीरियड. तो उसको कौन सी पे मिलेगी? ऑप्शन ए स्पेशल पे ऑफ 1000, ऑप्शन बी ऑनरेरियम ऑफ 2000, ऑप्शन सी एडिशनल पे ऑफ 1500 एंड ऑप्शन डी नॉट एलिजिबल फॉर ऑल द अबव. तो इसका सही आंसर है नॉट एलिजिबल फॉर ऑल द अबव. उसको कोई भी नहीं मिलेगी क्योंकि 2017 से जब से 7th पे दिया है ये जो ऑनरेरियम थे ये बंद कर दिए गए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बहुत सारे भत्ते सरकार ने इसी तरह से रद्द कर दिए. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ज्ञान गेट योर एम नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन